मैं खुशवंत सिंह आपका स्वागत करता हूं डिजिटल ज्ञानशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बच रहा था उसे हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए थे और टॉपिक नंबर 1 जो था वो हमने कंप्लीट क्लियर कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सेकंड जो टॉपिक है हमारा वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक है क्या। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, टॉपिक नंबर 2। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अब समझने की चीज ये है, जरा सा देखना एक बार के लिए। यहां आपको पुराना वाला मैप दिख रहा होगा जो कि 18th सेंचुरी समथिंग था और ये वो मैप है जो कि आज है। कल भी हमने ये बात करी थी कि यहां जो स्टेट्स दिख रहे हैं या यहां जो कंट्रीज दिख रही है वो उस तरीके से नहीं दिख रही है जैसे कि यहां है। ये आज है, ये पहले था। तो आज जिस शेप में ये कंट्रीज है वैसी पहले नहीं थी। ऐसा हुआ कैसे, वो हमें इस टॉपिक में देखना है। और यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कैसे हुई, यहां से हम चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए, What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms। तो जर्मनी, इटली और ये जो चीजें थी, इटली जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये खुद 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। एंड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। और ईस्टर्न यहाँ होता है ईस्ट, ठीक है ना। तो ये ईस्टर्न जो और सेंट्रल यूरोप जो है ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में था। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मतलब एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, अनस्टॉपेबल मोनार्की जो है, जो कि अपने हिसाब से किसी भी तरीके की कार्रवाई कर सकती है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो उसके अंडर में ये चीजें आ रही थी। इस टॉपिक में जो हमें देखने के लिए चीजें मिलती है वो छोटी मोटी से इस तरीके से है कि यूरोप की कुछ सोसाइटी को समझाया जाएगा, यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे वो समझाया जाएगा, और उस नेशनलिज्म के आने के बाद जो इंपैक्ट आता है वो हम पढ़ते हैं थर्ड वाले टॉपिक में, है ना। तो देखते हैं। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। लोग जो थे यूरोप के, ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप के लोग जो थे वो अपने आप को एक नहीं मानते थे। वो कहीं ना कहीं अलग अलग एक दूसरे को माना करते थे कि नहीं, हमारा कल्चर अलग है, हमारी आइडेंटिटी अलग है। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप। वो अलग अलग समाजों से बिलोंग करते थे और अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोला करते थे। So let's discuss that how did nationalism and the idea of the nation state emerge। तो आखिरकार ये आइडिया आया कहां से नेशनलिज्म का? देखो, समझने की बात यह है, 3 तरीके की सोसाइटी जो थी उस टाइम में काम कर रही थी। स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। पहला है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है रईस कह लो या अमीर कह लो, इस तरीके के लोग, है ना, जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटी ऐसे लोग आया करते थे। तो फर्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, सेकंड है पीजेंट्री यानी कि किसान लोग जो थे, और थर्ड है द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास, सर इसका क्या मतलब है? मिडिल क्लास होता तो समझ में आता, लेकिन द न्यू मिडिल क्लास, अच्छा समझना एक चीज, ये एक ऐसा क्लास था या एक ऐसी कैटेगरी थी ये जो कि ओवरसीज ट्रेड करने लगती है। यूरोप के थे ये लोग और ओवरसीज ट्रेड करने लगते हैं, जिससे कि इनके पास में थोड़ा पैसा बनने लगता है, और जब पैसा बनने लगता है तो इन लोगों को कहा गया द न्यू मिडिल क्लास। आइए देखते हैं। तो एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास था सर। ये डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली वर्ग। तो सोशली, अच्छा इनके पास पैसा अच्छा खासा था ना, एरिस्टोक्रेट लोगों के पास में पैसा अच्छा था, तो उस वजह से आप सोशली और पॉलिटिकली तो डोमिनेंट हो ही गए। यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक कॉमन वे ऑफ लाइफ ये जीते थे, एक तरीके का सिमिलर, जितने एरिस्टोक्रेट होते थे सभी लोग आपस में एक तरीके का जीवन जीते थे। अच्छा, एरिस्टोक्रेट में ही शादियां करते थे, यानी कि सीधी सी बात है जो कि आपकी किताब में लिख रखा है। और दे ऑन एस्टेट इन द कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। विलेज में ये क्या करते थे? ऑन करते थे कुछ एस्टेट को, कुछ जमीन को। एंड दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। फ्रेंच लैंग्वेज ये बोला करते थे थोड़ा अलग दिखने के लिए। एंड फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, और शादियां किया करते थे आपस में, एरिस्टोक्रेट से एरिस्टोक्रेट में ही शादियां हुआ करती थी। ये भी टॉपिक याद रखने वाला है ये सारा। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, कम लोग थे जो कि रईस हुआ करते थे, तो न्यूमेरिकली हो गए स्मॉल ग्रुप। अच्छा, अगर यहीं पे हम बात करेंगे पीजेंट्स की,
तो पीजेंट्री एक ऐसा क्लास होगा जो कि न्यूमेरिकली एक लार्ज ग्रुप होगा, वहां बहुत सारे लोग देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखनी है हमें कि न्यूमेरिकली इट वाज अ स्मॉल ग्रुप। तो एरिस्टोक्रेट में आपको ये चीजें याद रखनी है। सेकंड हम बात करने वाले हैं पीजेंट की, और थर्ड हम बात करेंगे न्यू मिडिल क्लास की। सेकंड चलते हैं पीजेंट्स पे। पीजेंट्री, जैसा कि मैंने बताया अभी, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो मेजोरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन था वो पीजेंट से बना हुआ था। उसके बाद देखते हैं टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो छोटे छोटे जो जमीन के ओनर थे या जो टेनेंट्स थे, टेनेंट का मतलब किराए पे जमीन रखने वाले, लॉर्ड से जमीन को किराए पे लेते थे और काम किया करते थे वहां पे। तो इस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। एंड वास्ट एस्टेट वर कल्टिवेटेड बाई सर्फ, और बड़ी बड़ी जमीन के जो एरियाज होते थे उन्हें कल्टीवेट करते थे सर्फ लोग। सर्फ का मतलब कल मैंने आपको बताया था, भूदास होता है, जमीन के ऊपर दास्ता करने वाले लोग। थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे, द न्यू मिडिल क्लास। अब समझना यहां पे एरिस्टोक्रेट, उसके बाद में पीजेंट, और उसके बाद में न्यू मिडिल क्लास। तो न्यू मिडिल क्लास के पास में जब नया नया पैसा आएगा सर, तो जब आपके पास में पैसा आता है आपको चाहिए होती है फ्रीडम। तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अ न्यू क्लास रोज इन मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यू मिडिल क्लास वालों ने ग्रो किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है, व्यापार चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं। एंड मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इसमें, बिजनेसमैन भी थे और कुछ प्रोफेशनल लोग भी हुआ करते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द एबोल्यूशन ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस गेन पॉपुलराइज्ड। ठीक है, तो होता क्या है, कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे थे कि जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, क्लेरिकल प्रिविलेजेस का मतलब जो राजशाही लोगों को छूट मिली हुई है वो कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। अब एक चीज समझना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में आप दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं, यूरोप और फ्रांस। तो फ्रांस में डिक्टेटरशिप थी 1815 तक, और 1815 के बाद में एक अलग किस्सा स्टार्ट होगा, वो हम देखेंगे। 1815 के बाद में 1830 तक एक अलग सा किस्सा चलेगा, वो देखेंगे। तो फ्रांस में मोनार्की की जगह क्या थी, डिक्टेटरशिप थी, और बाकी सब जगह मोनार्की स्टेब्लिश हो रखी थी। अब हम अभी फ्रांस की बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर यूरोप की बात कर रहे हैं, बाकी का रेस्ट ऑफ जो यूरोप है उसकी। और उसमें हमें सीधी सी चीज देखने को मिलेगी कि हर जगह पे मोनार्की हुआ करती थी। चलिए समझते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट चीज, तो लोग जो थे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। देखो लिबरल जो टर्म है, इसका मतलब कल भी मैंने आपको बताया था, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आजाद। लिबरलिज्म का मतलब कि आजादी चाहने वाले लोग, वो लोग जो अब आजाद होना चाहते हैं कि हाँ हमें उस तरीके से नहीं रहना जैसे हम पहले रह रहे थे, हमें चाहिए फ्रीडम, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं तो सारे लोग, सभी लोग जितने भी हैं उन सबको पे करना चाहिए। और इस तरीके की फीलिंग्स जो है फ्रांस की वजह से यहां पे भी डेवलप हो रही थी ऑल ओवर यूरोप में। तो तीन तरीके की कैटेगरी हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों के क्या मायने थे इन चीज के लिए, कि लिबरलिज्म को लोग किस तरीके से देखते थे। देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे न्यू मिडिल क्लास वाले जो लोग थे, ये क्या चाहते थे, है ना, कि इनके लिए आजादी के क्या मायने थे। इकोनॉमिक स्फीयर की अगर बात करें तो बिजनेसमैन वाला और इस तरीके का जो ग्रुप था, ये क्या चाहता था कि किस तरीके से लिबरलिज्म हमारे लिए काम करेगा, और पॉलिटिकली लिबरलिज्म का क्या मतलब था, ये हम देखेंगे। तो इन तीन कैटेगरी में क्या क्या मायने थे लिबरलिज्म के, ये समझते हैं। तो फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर एक की आजादी होनी चाहिए, हर एक इंसान स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरी चीज, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कह लो इसे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो न्यू मिडिल क्लास के लिए यह था कि सभी लोगों को आजाद होना चाहिए और हर एक को एक इंडिविजुअल की एक प्राइवेसी होती है, एक फ्रीडम होती है, वो उसे देनी चाहिए गवर्नमेंट को। कौन सोच रहा है, रेस्ट ऑफ यूरोप जो है वो। सेकंड चीज देखते हैं, द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर। तो इकोनॉमिक लेवल पे अगर बात करें तो जो लिबरलिज्म था वो स्टैंड करता था द फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट की फ्रीडम दी जाए। सर मार्केट की फ्रीडम कैसे देंगे, सपोज कि आप राजस्थान में रह रहे हैं या आप कहीं भी रह रहे हैं, केरला में रह रहे हैं सपोज, तो केरला से आपको क्या किया जा रहा है, तमिलनाडु में आपको आपके ट्रेडिंग नहीं करने दी जा रही है ना। क्यों, क्योंकि लोग जो रूलर है उन्होंने इस चीज को इंपोज कर रखा है, ऐसी चीज की आप बाउंड कर रखा है आपको कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लोग चाहते थे कहीं ना कहीं कि नहीं सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हमारा जो माल है, हमारे जो गुड्स हैं वो हम हर जगह पे ट्रेड कर सकें, ऐसी हमें छूट दी जाए। और
द एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, और जो आपने एबोलिशन कर रखा है, एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जो सामान ले जाने नहीं दिया जा रहा है, ये ले जाने दिया जाए, ताकि इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, कंपनी की भी होगी और स्टेट की भी होगी। थर्ड जो है पॉलिटिकली क्या मतलब था लिबरलिज्म का, वो समझेंगे। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे इसका मतलब था गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है आम सहमति, सभी लोगों की जो सहमति होती है वो, कि गवर्नमेंट बननी चाहिए कंसेंट से, आम सहमति से, और आम सहमति से हमेशा जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि मोनार्की में राजा का बेटा राजा बन रहा है, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप में जो पावरफुल है वो डिक्टेटर बन रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जहां पे वोटिंग की करवाई जाती है और जो रूलर, जिसको ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो तो कंसेंट से गवर्नमेंट बनती है। एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, तो जो राजशाही प्रिविलेजेस मिले हुए लोगों को वो खत्म किए जाए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और एक पार्लियामेंट बनाई जाए। अच्छा, अब कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसका इंपैक्ट ऑल ओवर यूरोप में आ रहा था, और वो इंपैक्ट ये था कि सभी लोगों को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत हो रही थी। तो ये तीन चीजें आप देखना कि लिबरलिज्म के मतलब क्या थे न्यू मिडिल क्लास के लिए, इकोनॉमिक स्फीयर के लिए, और पॉलिटिकली इनके मतलब क्या थे। यहां थोड़ा स्लाइड को मैंने बड़ा करके बता रखा है, वो सेम चीज है ना। ये न्यू मिडिल क्लास वाला है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्फीयर वाला है, और ये पॉलिटिकली क्या मतलब था, तो आप लोग देख लीजिएगा ढंग से। अच्छा, अब सारी चीजें हो रही है ऑल ओवर यूरोप में, बहुत अच्छे खासे तरीके से नेशनलिज्म धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। वुमेन्स जो थी उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा खासा था, लेकिन एक दिक्कत आती है, और वो दिक्कत थी कि बहुत लंबे समय से जब वुमेन्स जो है रिवॉल्यूशन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वोटिंग राइट जो है नहीं दिए जा रहे थे। तो ऐसे लोग, अच्छा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जब हुआ था तब भी हमने देखा था कि महिलाओं को या वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे क्लब्स बनाए थे, बहुत सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, अपने न्यूज़पेपर चलाए थे, तो इस तरीके की चीजें, लेकिन फिर भी वोटिंग राइट नहीं मिलते, ऑल ओवर यूरोप में भी नहीं मिल रहे थे, और उसके लिए ये लोग लड़ रहे थे। तो देखते हैं, येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। हालांकि इक्वलिटी बिफोर लॉ की जो लोग बात कर रहे थे उसका यहां कहीं मतलब नहीं था कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट टू ऑल, कि सभी लोगों को वोटिंग राइट मिले। तो यहां ऐसी तो कोई बात चल ही नहीं रही थी, महिलाओं को तो वोटिंग राइट दिए जा ही नहीं रहे थे। रेवोल्यूशनरी फ्रांस ग्रांटेड द राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन ओनली। तो जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तब भी सिर्फ जो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था। ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और वुमेन्स को सर एक्सक्लूड कर दिया गया था कि भाई तुम्हें कोई पॉलिटिकल राइट मिलने वाला नहीं है, आप लोग वोटिंग नहीं कर सकते। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights। तो ये लोग बहुत लंबे समय तक विद्रोह करते रहते हैं, रेवोल्यूशन करते रहते हैं कि हमें वोटिंग राइट दिए जाए। याद रखने वाली बात है। अब एक नया किस्सा शुरू होता है सर, और वो किस्सा था ड्यूरिंग 19th century this was a strong demand of the emerging middle classes that Napoleon's administrative created confederation of 39 state। नेपोलियन का जब रूल चल रहा था तो नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसने छोटे स्टेट करके बहुत सारे स्टेट्स जीते थे। यहां मैं आपको बताता हूं, ये तो है फ्रांस, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है फ्रांस, और यहां जर्मनी वाला जो ये एरिया कुछ दिख रहा है ना, यहां पे प्रूशिया वगैरह और ये चीजें आती हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में बहुत सारे छोटे स्टेट्स थे, इनको नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्कर किया था। अब कॉन्कर करने के बाद में ये स्टेट्स इतने सारे थे, और यहां दिक्कत एक थी कि यहां की करेंसी जो थी सभी जगहों की अलग अलग थी, हर एक जगह की अपनी अलग अलग करेंसी चल रही थी, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। सपोज कि अगर आप यहां हो और यहां से अगर इस कंट्री में जाते हो या पास वाली एक स्टेट में जाते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे हम टोल टैक्स देते हैं ना, काइंड ऑफ। तो होता क्या था कि आपकी करेंसी तो अलग है, यहां आप रुपया यूज कर रहे हैं, यहां जाओगे तो आपको डॉलर देना पड़ेगा, यहां पे दिनार देना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेसमैन लोग जो होते थे, जो ट्रेडिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को बेचते थे, उनको 30 करेंसी के बैग लेके और अपने साथ चलना पड़ता था। तो ये बहुत ज्यादा पेचीदा काम था। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि
यहां का जो वेट सिस्टम था और मेजरमेंट सिस्टम था, जो वजन वाला सिस्टम था और मेजरमेंट नापतोल वाला जो सिस्टम था, उनमें बड़ी दिक्कतें थी। अच्छा, वही जो हम कल पढ़ रहे थे, वेट वाला सिस्टम था। सपोज कि यहां पे 5 kg है, इसी 5 kg को इस जगह पे 7 kg कंसिडर किया जा रहा है, यहां पे 3 kg ही कंसिडर किया जा रहा है। और सेम ऐसा का ऐसा था मेजरमेंट में कि अगर आप यहां है तो यहां पे आपकी हाइट 5 फीट है, तो यहां आप 10 फीट के हो गए, यहां 12 फीट के हो गए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें देखने मिल रही थी। तो इस वजह से प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आ रही थी वो आ रही थी बिजनेसमैन को, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उनको। तो ज़ोल्वरिन करके एक ग्रुप बनाया जाता है, ज़ोल्वरिन करके एक ग्रुप बनाया जाता है, इनिशिएटेड बाय प्रूशिया। प्रूशिया करके एक जगह थी, वहां के लोगों ने इनिशिएटिव लिया और एक ग्रुप बनाया ज़ोल्वरिन करके, जो कि एक कस्टम यूनियन था। कस्टम यूनियन क्या होता है देख लेते हैं। कस्टम यूनियन, अच्छा कस्टम यूनियन या नहीं है, ठीक है। कस्टम यूनियन में बता देता हूं आपको, एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन जो किस लिए काम करता है कि क्या हम करें ऐसा कि हमारा जो ट्रेडिंग है वो इजी से इजी हो जाए। तो देखेंगे, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटेड कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। 39 स्टेट का एक कन्फेडरेशन स्टेट बना रखा था, इन्होंने एक संघ बना रखा था। वहां क्या होता है, ईच ऑफ दिस पजेस्ड इट्स ओन करेंसी, सबकी अपनी अपनी ओन करेंसी थी, एंड वेट एंड मेजरमेंट, और सबके अपने अपने वेट सिस्टम और मेजरमेंट थे। तो बिजनेसमैन लोगों को, जो मर्चेंट लोग जो थे, उनको बड़ी दिक्कतें आ रही थी। अ मर्चेंट हैड टू पास थ्रू मेनी कस्टम बैरियर्स, और लोगों को बहुत सारे कस्टम बैरियर फेस करने पड़ते थे। कस्टम बैरियर क्या होते हैं देखते हैं। अ कस्टम बैरियर इज एनी इंप्लीमेंटेशन ऑफ फीस, रूल्स और रेगुलेशंस डिजाइन्ड विद द लिमिटेशन टू लिमिट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा बाधित कर रही थी ये चीज कहीं ना कहीं, कि एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब इसका निवारण क्या निकाला सर इन लोगों ने। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। तो न्यू कमर्शियल क्लासेस जो थी वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल फील कर रही थी कि यार ये इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है इसमें हमें ऑब्स्टिकल्स आती है, परेशानियां आती है। तो हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल। तो कैपिटल का मूवमेंट हम अच्छे से कर सकें, कौन कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से जा सकें, गुड्स जो है हमारे वो हम एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से ट्रेड कर सकें। इसके लिए हमें क्रिएशन करना होगा एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी का, यानी कि कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि हमारी ट्रेडिंग जो है बहुत ईजी हो जाए। देखना अब क्या होता है। इन 1834 में प्रूशिया के कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन मिलके और एक ग्रुप बनाते हैं जिसे ज़ोल्वरिन नाम दिया गया था। एक कस्टम यूनियन बनाते हैं जिसे ज़ोल्वरिन नाम दिया गया था। और ज़ोल्वरिन या ज़ोल्वराइन, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन है इसका, ठीक है। तो ज़ोल्वराइन या ज़ोल्वरिन वाले जो लोग थे, इनिशिएटेड बाय प्रूशिया, और इसे जिसने सबसे ज्यादा ज्वाइन किया था वो मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स जो है उन लोगों ने इसे ज्वाइन किया था। ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स ने इसे ज्वाइन किया। अब इसके इंपैक्ट क्या है, इंपैक्ट यह है, द यूनियन एबोलिश्ड टेरिफ बैरियर्स एंड, तो टेरिफ बैरियर्स जितने भी थे कि एक जगह से आप दूसरी जगह अपना सामान नहीं ले जा सकते, ठीक है, ये वाली चीजें हटाई गई, बंद की गई। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज 30 to 2, तो करेंसी जो 30 करेंसी चल रही थी, जो बिजनेसमैन को 30 बैग लेके घूमने पड़ते थे अलग अलग करेंसी के, हर जगह करेंसी को चेंज करवाना, हर जगह मेजरमेंट की दिक्कत है, वेट की दिक्कत है ना, अलग अलग वेट हो जा रहे हैं। तो 30 करेंसीज जो थी उसमें से सिर्फ 2 करेंसी रख ली गई, फिर भी बहुत सहूलियत मिली है इनको। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू नेटवर्क रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, और थोड़े टाइम बाद में रेलवेज वगैरह जो थे ये भी आने लगे, तो इससे मोबिलिटी जो थी, स्पीड जो थी, ठीक है, बिजनेस की या इकोनॉमिक कंडीशन वो अच्छी खासी गति में बढ़ने लगी। तो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, और इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स हाई होने लगे कि हाँ यार, अगर हम एक हो जाएं तो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे नेशनलिज्म की स्टार्टिंग होती है। अब हमने एक चीज देखी थी, कल एक छोटी सी चीज समझाई थी मैंने आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने बैटल ऑफ वाटरलू में वो हारता है, हालांकि अभी हम देखेंगे, है ना। और जो अदर पार्ट जो है यूरोप का, जिसमें मोनार्क स्टेब्लिश्ड हैं अभी, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव करके एक टर्म मैंने आपको समझाई थी, और वो कंजर्वेटिव करके जो टर्म थी वो कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के लिए या उन लोगों के लिए थी जो कि पुराना वाला ही सिस्टम चाह रहे थे। तो कंजर्वेटिज्म अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, स्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। तो ये चाहते थे कि भाई अगर चेंजेस भी हो या कोई डेवलपमेंट भी हो तो बहुत ग्रेजुअली होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होने चाहिए, हमारा जो रेस्पेक्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। अब देखेंगे
कंजर्वेटिव्स आखिर करते क्या है? तो ये राजा लोग, महाराजा लोग, ये जो लोग थे, फ्रांस में अभी रूल चल रहा था नेपोलियन बोनापार्ट का, और ये लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो देख रहे थे, समझ रहे थे कि यार सोसाइटी को थोड़ा चेंज तो चाहिए, लेकिन ऐसा है कि चेंज होना चाहिए थोड़ा धीरे, बहुत ज्यादा गति से नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो चेंजेस कर रहा है उससे लोग खुश तो हैं यार, और लोगों को चेंज भी चाहिए और ये थोड़ा चेंज दे भी रहा है, इसलिए लोग खुश हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी ये चीजें कर सकते हैं। तो समझेंगे होता क्या है। कंजर्वेटिव्स रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन कुड स्ट्रेंथन द मोनार्की। इन्हें लगने लगा कि हाँ, मोनार्की जो है, राजतंत्र जो है, इसे भी स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा, स्टेट की जो पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी। कभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर नहीं होंगे ना, तो स्टेट की पावर बढ़िया से बनी रहेगी, क्योंकि उसको बाहर के मुद्दे ही देखने हैं। स्टेट में लोग ही अगर गवर्नमेंट से लड़ने लग जाएं तो स्टेट कमजोर पड़ने लग जाएगा। बाहर पहले से ही दुश्मन बैठे हैं, अंदर से पहले ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो दिक्कतें क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग समझ चुके थे कि एक मॉडर्न आर्मी जो है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाई थी, वो बहुत जरूरी थी। एंड इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? एक राजा सारी टेरिटरी के ऊपर रूल नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, छोटे छोटे स्टेट में अपने उसको बांट देता है और अलग अलग लोगों को बिठा देता है। अच्छा, ये जो अलग अलग लोग हैं, ये भी अब अपने पूरी स्टेट को नहीं संभाल सकते। एक कंट्री है, ये कंट्री का किंग है या रूलर है या डिक्टेटर है, इसने बहुत सारे स्टेट्स बना दिए और इन स्टेट में सीएम को बिठा दिया सपोज। अब इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे और इन डिस्ट्रिक्ट से छोटी छोटी जगहों पे ये देखिए आपको जो लोग दिख रहे हैं ना, ये सेटल करने के लिए या वहां के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरीके के भी मसले होंगे, उनको सुलझाने के लिए इनको यहां पे ला दिया गया। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। हालांकि नेपोलियन की एक बात बताता हूं आपको, नेपोलियन ने जो काम किया था वो काम सिर्फ इतना सा था कि उसने हर जगह पे जहां जिस टेरिटरी को उसने जीता उसके लिए हमेशा उसने अपने लोगों को ही वहां पे बिठाना स्टार्ट किया था। तो मॉडर्न आर्मी ले आया, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी लाया एंड डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमी जो कि निरंतर रूप से बढ़ती रहे। द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, कि फ्यूडलिज्म का भी एवोल्यूशन किया जाना चाहिए। मोनार्क लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे। एंड सर्फडॉम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। और इस तरीके से हम करके और कहीं ना कहीं अपनी जो मोनार्की है इसे थोड़ा इफेक्टिव कर लेंगे, हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ऑटोक्रेटिक मोनार्की को। तो सारे लोग मिलके एक जंग करते हैं सर, और उस जंग का नाम था द बैटल ऑफ वाटरलू। 1815 में ये लड़ी गई थी। नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी सर, उनके थ्रू नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट हारता है तो कभी भी हारने वाले के हाथ से ट्रीटी करवाई जाती है सर। कल हमने देखी थी ये चीजें। तो ट्रीटी ऑफ वियना, ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना करके, और वहां पर 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को बिठा के और एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है। यहां सील्स दिख रही होगी आपको, है ना। तो साइनिंग द ट्रीटी ऑफ पीस एट वियना, वियना में ये ट्रीटी साइन करवाई गई। इसमें जो चांसलर था ऑस्ट्रिया का, ड्यूक मेटरनिक, अभी तो पता नहीं चल रहा कहां है वो, फोटो ढंग से दिख नहीं रहा, ये ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिक जो थे वो भी वहां मौजूद थे। ड्यूक मेटरनिक का एक बहुत फेमस कोटेशन है ना, वो हम देखेंगे आगे कि व्हेन फ्रांस नेसेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। बात करेंगे कि ट्रीटी सर साइन करवाई गई, इतनी सारी सील लगवाई गई, तो आखिरकार था क्या उनमें, समझेंगे। द डेलीगेट्स ड्रू अप इन ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या क्या डेलीगेट्स जो थे वो ड्रॉ किए गए थे, आइए समझते हैं। रिवर्सिंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैज बीन डन ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे नेपोलियन ने जितने सारे चेंजेस किए थे उनमें से वो चेंजेस जो ठीक लग रहे थे उन्हें तो रख लिया गया, और जो चेंजेस ठीक नहीं लग रहे थे उन्हें हटा दिया गया। जो मोनार्की के लिए फेवरेबल थे उन्हें रखा गया, जो नहीं थे उन्हें हटा दिया गया, उन्हें रिवर्स कर दिया गया। तो रिवर्सिंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस that has been done during the Napoleonic wars. The Bourbon dynasty restored to power. Bourbon dynasty जो थी फ्रांस की, वो डायनेस्टी जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हटाया गया था। राजा था एक लुइस 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी का एक रूलर था, उसे हटाया जाता है लुइस 16 को, और बर्बन डायनेस्टी को उस टाइम हटा दिया गया था। लेकिन अब 1815 में जो डायनेस्टी 1789 में हटा दी गई थी, आखिरकार उसे 1815 में फिर से फ्रांस की किस्मत एक बार बदलती है सर, और बर्बन डायनेस्टी को ले आया जाता है, रिस्टोर कर लिया जाता है, और फ्रांस पे फिर से उस जो अपने डायनेस्टी थी उसका रूल हो जाता है।
अच्छा, अब नेपोलियन ने क्या किया था, फ्रांस के बाहर की टेरिटरीज भी जो जीती थी, तो इस ट्रीटी में ये चीज भी की गई, अलग अलग जो मोनार्क थे ये सब कह रहे थे कि हाँ हमारी जितनी टेरिटरी जीती हुई है इसने, अनेक्स की है, हड़पी है, वो सारी की सारी हमें वापस से दे दी जाए। तो रीडिस्ट्रीब्यूट द टेरिटरी हैड अनेक्स्ड बाय नेपोलियन, तो जितनी टेरिटरी नेपोलियन ने अनेक्स की है या हड़पी है वो वापस से लौटा दी जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो सभी लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूट की एंड स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। क्यों सर, समझना, फ्रांस है, फ्रांस की बाउंड्री जो है यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जिस भी स्टेट की यहाँ पे बाउंड्री टच हो रही है उनको बोल दिया गया कि भाई ख्याल रखना फ्रांस जो है एक्सपांड ना कर जाए, वापस से कभी विस्तार ना करने लग जाए अपना। तो स्टेट्स पर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन, की फ्यूचर में और फ्रांस का एक्सपांशन नहीं होना चाहिए। खैर यहाँ देख सकते हैं आप, एक फोटो जनरली लगा रखा है, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया। अब एक बात समझना सर, ऑल ओवर यूरोप में अब मोनार्की आई हुई है, कहीं पे भी डिक्टेटरशिप नहीं है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ एक ही रूल है और वो है मोनार्क लोगों का रूल, है ना। The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. So the main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. कहीं ना कहीं मीनिंग ये था सर कि ऑल ओवर यूरोप जो भी है उसमें डिक्टेटरशिप जो है वो एक अलग तरीके का माहौल खड़ा कर रही थी, उस वजह से मोनार्क लोगों ने मिलकर उसे हटा दिया। एंड कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। और अब जो 1815 में आई थी अपने ये कंजर्वेटिव लोगों की जो रिजाइम थी या जो शासन था ये अब बहुत भयंकर स्ट्रिक्ट था सर। इस बार ये लोग बहुत ज्यादा ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मतलब एक तरीके से मनमानी करने वाले जो राजा महाराजा थे, इस तरीके से ये लोग थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। सर बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म और असंतोष ये देखने वाले नहीं है। कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर आपने कुछ भी बोलने की ट्राई करी तो या कुछ भी क्वेश्चन किया तो आपकी जो भी एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, उनको कर्ब कर दिया जाएगा, उनको कुचल दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज। और उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कभी भी सामने वाला जितनी भी उसकी पब्लिक है वो उसको अगेंस्ट में नहीं बोलने देती है ना, कि पब्लिक को चुप रहना है चाहे गवर्नमेंट कैसी भी है। ना तो आप कुछ लिख सकते हो, ना रिकॉर्ड कर सकते हो, ना छाप सकते हो, ना ही उसके बारे में बात कर सकते हो। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो अब बनी थी सर ऑल ओवर यूरोप में वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि अगर फिर से, या मोनार्क लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि अगर हमने फिर से छूट दे दी थोड़ी भी तो ये लोग फिर से रेवोल्यूशन करेंगे और हमारी जो मोनार्की है इसे हटाएंगे। सर चाहे मोनार्की कितनी ही कठोर क्यों ना रही हो, कितनी ही स्ट्रिक्ट क्यों ना हो गई हो, बट द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन जो आजादी चाहने वाले लोग थे उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो वो मेमोरीज थी वो याद थी और आपस में वो बातचीत करके फ्रेंच रेवोल्यूशन की और अपना नेशनलिज्म जो था वो कहीं ना कहीं जिंदा रख रहे थे। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। लोग कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये तो हमें दिया ही जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक छोटा सा कोई फोटो है, समझेंगे। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बहुत सारे लोग जो थे, अब मोनार्की छाई हुई है सर ऑल ओवर यूरोप में, मोनार्की है, पूरे के पूरे यूरोप में मोनार्की है। और अब जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, क्योंकि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने उसके अगेंस्ट में एक स्टेप भी लिया तो वो आपको खत्म कर देगी। और इससे क्या होता है कि बहुत सारे इस रिप्रेशन के डर से, इस खात्मे के डर से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो थे, जो आजादी चाहने वाले देशभक्त थे, अंडरग्राउंड हो जाते हैं सर सारे के सारे। पता है कि राजा के पकड़ में आ गए, मारेगा पकड़ के। तो सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। लेकिन अब जो आइडियाज है उन्हें फैलाए कैसे जाए, तो ये आइडियाज जो भी आइडियाज थे ये फैलने लगे सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि चुपके से काम करती है। सर ये देखो चेहरा नहीं दिखा रहे, सारे काले काले लोग जो हैं, है ना, चेहरा नहीं दिखा रहे, बिना चेहरा दिखाए काम करना, है ना। सपोज कि मैं एक ऐसा सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता हूं जो कि लोगों से मिलता हूं, उनसे मीटिंग्स करता हूं और उन सबको कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए कुछ बातचीत करता हूं और उन्हें भी बोलता हूं कि आगे भी लोगों तक ये चीजें पहुंचाओ, हमें कहीं ना कहीं देश को डेमोक्रेटिक फ्यूचर में बनाना है।
तो रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज, तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो थे उनको स्प्रेड करने के लिए ये लोग लोगों को ट्रेन किया करते थे। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन्ड अपोज द मोनार्की, और उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि आप मोनार्की को अपोज कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, उसके विरोध में जा रहे हो, अगर पकड़ में आ गए तो मारे जाओगे। सर सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज में सबसे बड़ा जो नाम अगर किसी का आता है तो वो भाई साहब का आता है, इटली के जाबाज जुसेपी मजीनी। बहुत तगड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं सर हमारे यहाँ पे। हम जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज लोगों को जो शहीद हुए हैं, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें पूछते हैं, वैसे इटली इन्हें पूछता है। इनके बड़े बड़े स्टेच्यूज बना रखे हैं वहाँ पे। अच्छा जुसेपी नाम ही ऐसा है, मुझे लगता है जुसेपी नाम एक ऐसा नाम है जो कि इटली के लिए बहुत ही लकी नेम रहा होगा या रहता है, क्योंकि जुसेपी करके दो फ्रीडम फाइटर हम देखने वाले हैं, एक तो जुसेपी मजीनी और एक आगे आएंगे जुसेपी गैरिबाल्डी, और दोनों ही बहुत जाबाज लोग थे। देखिए होता क्या है, जुसेपी मजीनी को क्या हुआ कि अच्छा ही वॉज फ्रॉम इटली, वो इटली से थे। अच्छा इटली तो पता है ना कहाँ है, पता ही होगा। तो बोर्न इन जेनोवा, जेनोवा नाम की जगह पे इनका जन्म हुआ था इन 1807, शायद इधर है, हाँ जेनोवा, ये वाली जो यहाँ कहीं, ये पूरा इटली का मैप है। यहाँ पे इटली की कैपिटल है रोम, यहाँ पे जो ये जो जगह दिख रही है आपको, ये है जेनोवा। तो ही वॉज फ्रॉम इटली, born in Genoa in 1807, 1807 में इनका जन्म हुआ था। became a member of the secret society of कार्बोनारी, और कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी जो थी वहां पे इन्होंने स्टार्टिंग में एक मेंबर बने थे। 1831 में क्या हुआ कि जब ये 24 साल की उम्र के थे, जब 24 की एज के थे, तब इन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था इटली में। इटली में जो रेवोल्यूशन किया था उसमें ये पकड़े गए थे और इन्हें एग्जाइल कर दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था। So in 1831, at the age of 24, he was sent to exile. He was sent into exile for attempting a revolution in Liguria. Liguria में इन्होंने एक revolution किया था, उसके लिए इन्हें बाहर भेज दिया गया। He founded 2 underground societies. उन्होंने 2 तरीके की underground societies बनाई थी। सर आदमी बड़ी सोच वाला था, बड़े विजन वाला था। इन्होंने 2 तरीके की सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी। एक तो बनाई थी इटली, यंग इटली, ठीक है, फर्स्ट तो थी यंग इटली, और इन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचा, ऑल ओवर कॉन्टिनेंट के बारे में सोचा इन्होंने। तो एक तो बनाई यंग इटली और एक बनाई थी यंग यूरोप। तो यंग इटली जो इन्होंने बनाई थी, ये बनाई थी मर्साइल में, ये फ्रांस में है ना, मर्साइल फ्रांस में है। जब इन्हें देश निकाला दिया गया था तब ये बाहर रहते हैं, फ्रांस में जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि यार कहां जाए कि अपने जैसे लोग मिल पाए। तो इनके जैसे रेवोल्यूशनरी और फ्रांस में भी थे, तो ये वहीं जाते हैं। और मर्साइल में, फ्रांस के मर्साइल में यंग इटली करके एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाते हैं, एक यंग यूरोप और है, वो बनाते हैं ये बर्न में। तो हुज मेंबर्स वर फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। तो इन दोनों जो दोनों जगह, ये दोनों जो सीक्रेट सोसाइटीज है, इनके अलग अलग मेंबर्स हुआ करते थे, वो थे पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मन स्टेट से। ठीक है, जुसेपी मजीनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर, याद रखेंगे इनको। इटली के थे, यहाँ पे जेनोवा में इनका जन्म हुआ था 1807 में। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स। इटली तब क्या था, 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, एंड मजीनी वॉज वांटेड टू यूनाइट इटली। मजीनी चाहते थे कि यार इटली को यूनाइट किया जाना चाहिए। सर इटली यूनाइटेड ही तो दिख रहा है, दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं है, ये दिख ऐसा रहा है, लेकिन उस टाइम पे अलग अलग 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था ये। और यहाँ का जो मेन रूलर था वो तो इस जगह पे रूल कर रहा था, है ना, उसे तो खुद को निकाल दिया गया था और उन्हें इस जगह पे भेज दिया गया था। ये सार्दिनिया, पीडमोंट नाम की जगह है, यहाँ पे 2 सिसिली स्पेन के रूलर्स का रूल था, जहां पे आगे हम देखेंगे जो जुसेपी गैरिबाल्डी है वो आएंगे, है ना। तो इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, और कहीं ना कहीं मजीनी चाहते थे कि इन्हें यूनाइट किया जाए इटली को। इट हैड टू बी फॉर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। तो एक नेशन में बनाया जाना चाहिए इसे, ऐसा सोचते थे जुसेपी मजीनी। फॉलोइंग हिज मॉडल, जब उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी ना, तो फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड, इन जगहों पे भी क्या होने लगा, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। Mazini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservative. सर मजीनी की जो रिलेंटलेस ऑपोजिशन जो थी, जो कट्टर मतलब विरोध था इनका मोनार्की के अगेंस्ट में, इससे क्या हुआ कि मोनार्क लोगों को डरा दिया सर। जो जितने भी कंजर्वेटिव लोग थे, इन सभी लोगों को जबरदस्त तरीके से डरा दिया था। इनके लिए एक स्टेटमेंट भी आता है, ये जो आपको बंदा दिख रहा है, ये ड्यूक मेटरनिक है, गोरी चमड़ी वाला ड्यूक मेटरनिक, ये इसके 2 स्टेटमेंट है, देखने पड़ेंगे।
एक तो मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मेटरनिक ने एक चीज कही है जोसेफी मजीनी के लिए कि ये बहुत ही डेंजरस एक वो एनिमी है अपने सोशल ऑर्डर के लिए। आइए समझते हैं आगे और क्या चीज थी। तो ठीक है, यहाँ पे द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1832 1848। तो इस टॉपिक में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी एक बार के लिए रीड आउट कीजिएगा, सारी चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी। एक बार रीड करने पे सारी चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ से हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है, द एज ऑफ रेवोल्यूशन एंड 1832 1848। सर ये वो टॉपिक है जिसमें जंग चलेगी, लड़ाइयां चलेगी और बहुत सारे माहौल होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक की क्लास में जो भी आज हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा उसे देखिएगा और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।